ओके गाइस लिसन, मेरी बात सुनो। फेज डिफरेंस को एक दफ़ा फिर से टैकल कर रहे हैं, ठीक है। लिसन, अब मेरी बात ज़रा सुनो। मैंने आप लोगों को यही पिछली क्लास में बताया था, सुन लो प्लीज़, आई नीड योर अटेंशन। मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 360 डिग्रीज होता है, अग्रीड। और बीच में हमारे पास 180 होता है, अग्रीड। यहाँ तक तो हमने कर लिया था, ठीक है। अभी मैं अगर सीधी सी बात आपसे बोलूँ कि भाई मुझे एक बता दो कि एक पॉइंट जो है, लेट दिस पॉइंट बी ए और इस पॉइंट को मैं बी मार्क कर रहा हूँ, इन दोनों के बीच में कितना फेस डिफरेंस है? 90 डिग्रीज है। एक तो ये तरीका है करने का, सही है। लेकिन अगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ हो, उसके अंदर हम लोग ये भी एक तरीका अपना सकते हैं, जो मैं इधर लिख रहा हूँ। उसका एक फॉर्मूला होता है, उधर मैं लिख रहा हूँ फेस डिफरेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स डिवाइडेड बाय वेवलेंथ लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय आइदर 360 डिग्रीज और 2 पाई रेडियंस, आपकी मर्जी है, सही है। अब देखो, अभी हमने ऐसे ही मैंने आपको बता दिया कि यहां से लेकर यहां तक, वैसे हमें पता है कि दिस इज गोइंग टू बी 90, सही है। 90 का फेज डिफरेंस है, प्रूफ करके दिखा दूं। ये इधर देखो, लिसन, सबसे पहले मैं यही वाला फॉर्मूला भी इधर अप्लाई कर रहा हूं। अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूं इधर, तो ये हो जाएगा फेज डिफरेंस। मेरे को एक बात बताओ, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस आ रहा है? 1 का आ रहा है, तो 1 लिखा, डिवाइडेड बाय पूरी वेवलेंथ कितनी है? 4, मल्टीप्लाइड बाय 360 करो, आप करके देख लो, गारंटीड है ये 90 डिग्रीज आ रहा होगा। या मैं इसको कह सकता हूं और पाई ओवर 2 रेडियंस, अग्रीड। ये भी एक तरीका है करने का, समझ गए? प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर और नॉट? ये एक तरीका है। अच्छा, यही सेम फॉर्मूला हमारे पास, अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो उसका भी हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। मैं उसका भी लिख लेता हूं ताकि आप यूटिलाइज करना चाहो तो यूटिलाइज कर लो। कभी कभार डिफिकल्ट होता है तो ये वाला तरीका काम ज्यादा करता है। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू टाइम डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स divided by time period multiplied by 360 या और 2 पाई रेडियंस। इज दैट क्लियर? समझ गए? अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ है, यूज दिस। अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, यूज दिस। समझ गए? इज दैट क्लियर? या फिर अंदाजे से कर लो, अंदाजा वो भी पावरफुल टूल है, ठीक है। इज दैट क्लियर? ये हो गया हमारे पास, फेज डिफरेंस का भी कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अभी मैं सवालों पे नहीं जा रहा, मैं पहले जो है जरा सुन लो, बिफोर आई मूव फॉरवर्ड। उससे पहले मुझे कुछ चीजें आपसे डिस्कस करनी है। वो ये है कि जब हमने ये कर लिया, अब हम लोग चल रहे हैं, एक और चीज थी, कॉन्सेप्ट था इंटेंसिटी का, ठीक है। अब मैं आपको जो है इंटेंसिटी की एक डेफिनेशन मैं खुद लिखवा रहा हूं, इधर अलग से करवा रहा हूं, मैं आपको ब्रांड न्यू तरीके से करवा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी की मैंने डेफिनेशन लिखी है, रेट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन यूनिट एरिया, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अब सबसे पहली चीज है, रेट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। इसका मतलब है कि क्या हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया? यू भी लिख सकते हैं इसको। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अब इंटेंसिटी को हम लोग सिंबल वाइज नॉर्मली आई से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज दिस विद करंट, ठीक है। इंटेंसिटी आई से रिप्रेजेंट करते हैं और यहां पर हम लोग पावर को पी और एरिया को ए। इज दैट क्लियर? ये तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा। इसका जो यूनिट आता है हमारे पास, यूनिट इसका आता है भाई, पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट, यानी वॉट पर मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इसका यूनिट भी बन गया आपके पास, क्लियर है? इंटेंसिटी ये हो इसकी डेफिनेशन, सही है। अच्छा,
इंटेंसिटी का एक खास रिलेशनशिप है एम्पलीट्यूड के साथ भी और फ्रीक्वेंसी के साथ भी, सही है, और डिस्टेंस के साथ भी होता है, लेकिन अभी डिस्टेंस को बाद में देखेंगे। जरा सुनो, सबसे पहली चीज है इंटेंसिटी का रिलेशनशिप। सबसे पहली चीज है, विदाउट प्रूफ, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, सही है, एंड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का भी स्क्वायर्ड। इज दैट क्लियर? समझ गए? अब इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि भाई इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ये बड़ी कमाल की चीज है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। यहां तक भी पहुंच गए? समझ आ गया? ठीक है, यहां तो समझ में आया। ये आपके पास है इंटेंसिटी का मेजर कॉन्सेप्ट। अब ये आपको कभी भूलना नहीं है कि इंटेंसिटी का, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एम्पलीट्यूड डबल करते हो, ठीक है, वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड डबल करते हो, तो इंटेंसिटी 4 टाइम बढ़ेगी आपके पास। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? 3 टाइम करोगे तो इंटेंसिटी कितने टाइम बढ़ेगी? 9 टाइम। समझ गए? 4 टाइम्स करोगे, एम्पलीट्यूड को बढ़ाओगे तो 16 टाइम्स। यू गेट दिस आइडिया? क्लियर है ये बात? ठीक है, ये भी हमने कर लिया, सही है। अब ये वाली जो चीज है, इसके क्वेश्चंस तो हम लोग तभी करेंगे जब हम लोग थोड़ा सा मटेरियल हम लोग जमा कर लें, सही है। अब अच्छा, इसके बाद जो है मेजर चीज आती है इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, जरा सुनो। वेव्स अगर सेम टाइप की हों और अगर वो कहीं पे मिल जाए, इंटरफेरेंस होती है। इंटरफेरेंस को हम लोग सुपरपोजिशन भी कहते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जो वेव्स मिलेंगी, दे विल ओवरलैप ईच अदर, और जो उनकी जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बनेगी, जो वाइब्रेशन की जो डिस्प्लेसमेंट होगी, वो सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट बनेगी। अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा ये चीज, ठीक है। सबसे पहली चीज है कि ये जो यहां से लेकर यहां तक जो मैंने पॉइंट लिखा है, इसको तो आप लिख लो। If 2 or more waves overlap, the resultant displacement is the sum of individual displacements. Write it down. अब मैं इसको समझाऊंगा आपको विद प्रूफ, ठीक है। ये लिखा? इज दैट क्लियर? अब जरा इधर देखो, लिसन। इसको समझाने के लिए मैं काम करता हूं, आई विल यूज दिस स्पेस टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट। अब जरा इधर देखो, सपोज करो, जरा इधर देखो, 2 वेव्स है मेरे पास। एक मेरे पास ग्रीन वाली वेव नजर आ रही है और एक मेरे पास जो है पर्पल वाली वेव नजर आ रही है। कैन यू सी दैट? ठीक है, ये 2 वेव्स है मेरे पास। अब मैंने कहा कि ये दोनों वेव्स एक जगह पे जाके मिली है। अब जरा सुनो, जब एक जगह पे जाके मिलती है ना, तो इसका रूल ये वाला लगता है, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। अब जरा सुनो, अब मैं क्या करूंगा, मैं अभी जो है सबसे पहला काम ये करते हैं, मुझे एक बात बताओ, पहले टाइम 0 की बात करते हैं। दोनों की डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट दोनों को ऐड करेंगे, कितनी हो जाएगी? 0 + 0 कितना होता है? 0। यानी इसका मतलब है कि ये वाली तो स्टार्टिंग पोजीशन हो गई, इधर मैंने क्रॉस लगा दिया। अब मैं 1 वाले फर्स्ट सेकंड पे जा रहा हूं। फर्स्ट सेकंड में ग्रीन वाली की डिस्प्लेसमेंट कितनी है और पर्पल वाली 2, तो टोटल कितना हो गया? 1 + 2 3। इसका मतलब है कि मेरे पास थर्ड पोजीशन यहां पे होगी, तो एक पॉइंट इधर आ जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? फिर सेकंड पर, यानी जो मेरे पास है 2 सेकंड्स पर, मेरे पास ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0। तो यहां पे भी एक क्रॉस पॉइंट लगाया। फिर इधर मेरे पास कितनी होगी? एक है -1 और एक है -2, -3, टोटल हो जाएगा -3। तो एक पॉइंट इधर आ जाएगा मेरे पास। यू गेट दिस आइडिया? यानी फिर मेरे पास एक इधर आ जाएगा, फिर एक इधर आ जाएगा और फिर एक इधर आ जाएगा। अग्रीड? यानी जो फाइनल जो आपका ग्राफ बनेगा, इधर देख लो, फाइनल जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो ये वाली वेव होगी मेरे पास। कैन यू सी दैट?
सही है? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये जो रेड वाली जो वेव आई है, ये रिजल्टेंट वेव है, ये दोनों वेव्स आपस में कंबाइन हो चुकी हैं। क्लियर है? डू यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? सही है। बाय द वे, इस तरह की जो हमारे पास इंटरफेरेंस होती है, जिसमें हमारे पास जो रिजल्टेंट जो बनता है वो बढ़ता है, इसको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सही है? इज दैट क्लियर? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर और नॉट? समझ गए? सबसे पहली चीज है, अब अगर मैं एक चीज देखूं कि मेरे पास ये वाली वेव x थी और ये वाली वेव y है, इन दोनों की बीच में जो फेज डिफरेंस आएगा वो जीरो का होगा। सही है? जीरो आप वेरीफाई भी कर सकते हो भाई, दोनों के सेम पॉइंट्स पकड़ लो भाई। सपोज करो मेरे पास ये वाला पॉइंट पकड़ लिया, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? जीरो। तो जीरो डिवाइडेड बाय आप टाइम पीरियड करोगे, मल्टीप्लाई बाय 360 करोगे तो जीरो ही आएगा। समझ गए? ठीक है। अब ये भी याद रखो, फॉर प्योर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपका फेज डिफरेंस वेव्स के बीच में जीरो होना चाहिए। समझ गए? इज दैट क्लियर? समझ गए? क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जो है एक और चीज करते हैं। ठीक है, पहले मैं एक काम कर रहा हूं, एक वेव बना रहा हूं। अब इसके बाद मैं आपके सामने एक वेव बना रहा हूं, इधर देखो। ठीक है भाई, इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग टाइम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, वो डजंट मैटर। अब मेरे पास जरा इधर देखो, एक वेव ये वाली मैंने बनाई है, इधर देख लो। सही है? ये मेरे पास एक वेव है। सही है? अब जरा सुनो, सवाल जरा सुनना। पहली चीज मैं इसमें कहता हूं कि मेरे पास अगर ये वेव बनी है, ठीक है, ये इसका एम्पलीट्यूड 2 तक जा रहा है, ये -1 है, ये -2 है। ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं कहता हूं कि एक और वेव है, मुझे वो ड्रॉ करनी है। सही है? और वो 180 आउट ऑफ फेज है। मैंने क्या बोला? 180 आउट ऑफ फेज है। सही है? अच्छा, तो पहले हम लोग करते हैं वही तरीके से। सबसे पहली चीज तो हमारे पास ये होगी, इधर देखो, ये वाला जो पॉइंट होगा, मुझे एक चीज तो पता है कि यहां से लेकर यहां तक 360 होता है, यानी ये पॉइंट को मुझे किधर मूव करना पड़ेगा? इधर मूव करना पड़ेगा। सही है? तो मैं एक क्रॉस पॉइंट इधर लगा रहा हूं। ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला, ये किधर मूव हो जाएगा? ये भी 2 ब्लॉक्स मूव करेगा आगे की तरफ। अग्रीड, यहां तक मूव किया मैंने। फिर ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला किधर चला जाएगा? ये वाला इधर आ जाएगा। यू गेट दिस आइडिया? समझ गए? सही है। और इसके बाद जो है हमारे पास ये वाला इधर चला गया, ये वाला इधर चला जाएगा। यू गेट दिस आइडिया? यानी अगर मैं इसको बनाऊं, यानी अब मैं इसको कंस्ट्रक्ट करूं, एक और वेव जो है वो इस तरीके से आएगी। कैन यू सी दैट? पीछे वाली जो होती है ना, जो मिस हो जाती है, उसको आपको प्रोजेक्ट करना पड़ता है कि आगे इस तरीके से तो पीछे भी इस तरीके से होगी। यू गेट दिस आइडिया? ये 2 वेव्स हैं। सपोज करो ये वाली जो थी, इसका नाम था x और इसका नाम है y। ये दोनों कंप्लीटली 180 आउट ऑफ फेज है। ठीक है? इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 180 का है। यहां तक क्लियर है? सही है? अब जरा सुनो, अब इनका मैं आप लोगों से पूछता हूं। सबसे पहली चीज है, स्टार्टिंग टाइम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी मार्क कर लिया मैंने। 0 पर दोनों के डिस्प्लेसमेंट कितनी है? तो टोटल कितनी होगी? 0। यानी इसका मतलब है कि एक इधर आ गया। फिर 1 सेकेंड पे एक की x की डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 2, और उसकी कितनी है? दोनों का ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 0। फिर इसका भी 0, फिर इसका भी 0, 0, 0, 0, यहां तक हुआ। यानी जो इसका रिजल्टेंट बनेगा वो डेड जोन बनेगा आपके पास। यानी ये दोनों वेव्स एक दूसरे को 100% कैंसिल कर देंगी। समझ गए?
इफ द टू वेव्स आर एग्जैक्टली 180 आउट ऑफ फेज, एक और भी कंडीशन है, एम्पलीट्यूड भी सेम, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। समझ गए? इसको हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सही है? इज दैट क्लियर? और इसके लिए जो फेज डिफरेंस होता है वो आपको लाजमी 180 का चाहिए होता है, या पाई रेडियंस का। क्लियर है? कोई मसला? सही है? अब मेरा एक सवाल सुनो, अगर मैं एक और काम करूं, यहां तो आपको समझ में आ गया, अब मैं एक और काम कर रहा हूं। सपोज करो मेरे पास एक और वेव है, y ही है, लेकिन उसका जो है फेज डिफरेंस 180 है, लेकिन जरा इधर सुनो, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो थोड़ा सा कम है, वो ऐसे है। तब इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होगी? क्या हम बना सकते हैं? बनाए, इसकी कंस्ट्रक्शन करें। मैं इसी के ऊपर कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं और उसको मैं एक और कलर से करूंगा, ब्लू कलर से। ठीक है, इधर देखो, सही है? जीरो पे तो जीरो ही हुआ, जीरो पे तो जीरो ही हुआ, और फिर 1 पर 2 है और एक -1 है, तो कितना हो गया? 1। इसका मतलब है इधर आ जाएगा। फिर 0 पे 0 हुआ, और फिर -1, फिर 0, फिर +1, फिर 0। अग्रीड? यानी जो आपकी रिजल्टेंट वेव इस सिचुएशन में जो बनेगी वो ये वाली बनेगी। कैन यू सी दैट? ये बात समझ में आई? क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर। हाँ, डिस्ट्रक्टिव तो ये भी है, लेकिन प्योर डिस्ट्रक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि एम्पलीट्यूड में फर्क है। ये याद रखना कि अगर आपको 100% डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करनी है तो ये याद रखना है कि आपके पास 180 आउट ऑफ फेज होनी चाहिए और दोनों के एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। अब यही चीज जो होती है, आपने एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन सिस्टम सुना है? जो आपके पास हाई एंड, जैसे आप अगर वो खरीदते हो, एयरपॉड्स वगैरह खरीदते हो, या सैमसंग प्रो के जो वो एयरबड्स होते हैं वो खरीदते हो, सही है? अब उसमें क्या होता है? उसमें एक रिसीवर होता है जो बाहर की सराउंडिंग की आवाज आती है ना, उसी को ही प्लेबैक करता है 180 आउट ऑफ फेस करके। क्या होगा? कैंसिल हो जाती है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, ANC है, 100% फिर भी कैंसिल आउट इसलिए नहीं होती है क्योंकि एम्पलीट्यूड में डिफरेंस होता है। लेकिन नॉइस कैंसिलिंग में यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। समझ गए? यानी आपके पास साउंड आ रही है, उसी को एकदम से जो है विदाउट एनी डिले उसको 180 आउट ऑफ फेस करके वापस प्लेबैक कर दो। क्लियर है? डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? ये बात समझ में आ गई? ओके। अब जरा सबसे पहली चीज है, रिपल टैंक है, सही है? रिपल टैंक के अंदर भी मेरे पास 2 डिपर्स लगे हुए हैं, 2 वाइब्रेटर्स लगे हुए हैं, सही है? अब जरा सुनो, पानी है ये, आप जरा सुनो, वैसे अगर सिंगल डिपर लगा हुआ होता तो इधर सर्कुलर वेव फ्रंट्स निकलते हैं, लेकिन 2 डिपर्स लगे हुए, आप इसमें भी देख सकते हो कि कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस लाजमी हो रही है। कैन यू सी दैट? ठीक है, कहीं पे हमारे पास ज्यादा रेज्ड होगा, कहीं पे ज्यादा नीचे हुआ होगा, कहीं पे फ्लैट होगा। यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? अब जरा सुनो, क्रेस्ट अगर क्रेस्ट के साथ मिलेगा तो डबल क्रेस्ट हो जाएगा। ट्रफ अगर ट्रफ के साथ मिलेगा, अज्यूमिंग सेम एम्पलीट्यूड, तो डबल ट्रफ हो जाएगा। अगर क्रेस्ट और ट्रफ मिलेंगे, डेड जोन। डू यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? ये बात समझ में आ गई? अच्छा, खैर इस डायग्राम पे बाद में बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये जो आपके पास है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये लिख लो, क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत बार आती है पेपर के अंदर, तो लिख लो, पेपर 2 में आती है, लिख लो। अब हम लोग एक मेजर कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं पार्ट डिफरेंस। सबसे पहले मैं आपके सामने क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं, इधर देख लो। अभी ऐसे डायग्राम से तस्वीर लेने से कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है? सारा इस पे काम होगा, मेहनत होगी, बहुत सारी डिटेल इसके अंदर छुपी हुई है, ठीक है? इधर देखो, मेरे पास सबसे पहले मेरे पास ये जो है, जो डायग्राम है, इसके अंदर एक सोर्स है। लेट्स सपोज कि ये साउंड सोर्स है, ठीक है? ये एक साउंड सोर्स हो गई और ये भी एक दूसरी साउंड सोर्स है। यहां तक मैंने मार्क कर लिया,
ठीक है, ये दो मेरे पास सोर्सेज है, यानी कहने का मतलब है एक सोर्स ये वाली है, एक सोर्स मेरे पास ये वाली है और एक सोर्स ये वाली है। ठीक है, मैंने कहा कि जब मैंने इनको प्लेबैक किया था दोनों इन फेज है, ये मैंने कह दिया, मैंने पहले ये कंडीशन रख दी, दोनों इन फेज प्ले हो रहे हैं, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के हिसाब से प्ले हो रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि दोनों इन फेज है, सही है, जीरो फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में। यहां तक तो क्लियर है। सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे, इस वाले पॉइंट पे नजर डालते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नजर डाली, मैं सपोज करो इधर खड़ा हुआ हूं, ठीक है, अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाऊं सी वाले पॉइंट पर, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इधर से लेकर इधर तक का जो डिस्टेंस होगा, पहले एक मिनट बनने दो इसको, लाइन को, इधर से लेकर इधर तक का जो डिस्टेंस होगा, इसको मैं सही कर रहा हूं, रुक जाओ, ये वाला डिस्टेंस और यहां से लेकर यहां तक वाला जो डिस्टेंस होगा, ये दोनों बराबर होंगे। यानी इसका मतलब है कि ये दोनों मेरे पास एग्जैक्टली इक्वल होंगे। अगर इक्वल होंगे तो यहां पे पार्ट डिफरेंस एग्जैक्टली 100% जीरो होगा। अब कंडीशन ये है कि शुरू में ही इन फेज थे, यानी जीरो फेज डिफरेंस, 0 डिग्री फेज डिफरेंस, सही है, फेज डिफरेंस। तो इसका मतलब है कि जब आप वापस आके भी मिलोगे तो 0 डिग्री फेज डिफरेंस होगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको ज्यादा आवाज सुनाई देगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यानी यहां पे प्योर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस? आप खुद देख लो, इधर देखो मेरे पास, अगर आप इस पे नजर डालो, इसका ये क्रेस्ट है, इसका ये क्रेस्ट है, इसका ये ट्रफ है, ये ट्रफ है, यानी दोनों मिलती हुई जा रही है। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आके मिलती हैं ये वेव्स, ठीक है, तो ये याद रखना कि यहां पर 100% कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वेव्स की। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? क्लियर है? यानी ये बात भी आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब इसके बाद इसी डायग्राम के अंदर हम चलते हैं, मैं अभी इसी को ही मॉडिफाई कर रहा हूं। ये मेरे पास जो है ना, इधर से लेकर एक इधर तक का डिस्टेंस है। पहले हम लोग किस पे चलते हैं? इस पे चलते हैं, हम इस पे चलते हैं, यहां से यहां तक, और फिर इसको भी उठाकर मैंने इधर कर दिया। कैन यू सी दैट? अब मसला यह है कि डी पॉइंट में देयर इज अ प्रॉब्लम। हमारे पास एक जो डिस्टेंस है ए डी होगा और एक होगा बी डी होगा। आपने मैथ्स में तो किया है ना, ए डी डिस्टेंस, बी डी डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस ज्यादा बड़ा है? बी डी बड़ा है, ए डी छोटा है, सही है। अब जरा सुनो, कंडीशन ये है कि अगर मैं इन दोनों का पाथ के बीच में जो मतलब मैं ये करूं, बी डी माइनस ए डी करूं, सही है, अगर ये एग्जैक्टली मेरे पास लैम्डा के बराबर आ जाए, यानी इसका जो मैं इन दोनों का डिस्टेंस निकालूं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकालूं, अगर ये वेवलेंथ के बराबर का डिफरेंस आया, तब इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपने शुरू में 0 फेज डिफरेंस था तो अभी भी एंड में 0 फेज डिफरेंस ही रहेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? अब जरा इधर देख लो, ये था, यहां पे मेरे पास बी डी माइनस ए डी इज इक्वल टू लैम्डा बना, सही है, वेवलेंथ के बराबर डिस्टेंस था। यानी इसका मतलब है कि जो हमारे पास जो डिफरेंस आया है वो एग्जैक्टली वेवलेंथ के बराबर है जो वेव चल रही थी। अगर ये मेरे पास वेवलेंथ के बराबर आएगा तो कहने का मतलब है कि अगर स्टार्टिंग पोजीशन 0 फेज से डिफरेंस था तो एंड में भी फेज डिफरेंस 0 होगा। लेकिन पाथ डिफरेंस जो है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द पाथ डिफरेंस, दिस इज लैम्डा, पाथ डिफरेंस। अब यहां पे फिर क्या होगा कि ये वेव जब दोबारा मिल रही हैं तो आप जरा देखो, ये वाली वेव, ये वाली जो ट्रफ के साथ मिलता हुआ जा रहा है और क्रेस्ट के साथ मिलता हुआ जा रहा है, क्रेस्ट के साथ, ट्रफ के साथ। तो इसका मतलब है कि यहां पे भी आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, यहां पे भी आपको लाउड साउंड सुनाई देगी। तो यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यहां तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब सपोज करो मेरे पास एक और पॉइंट ले लेते हैं, एक हमारे पास है ई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, ई पॉइंट ले लेते हैं।
मैंने इसको भी पकड़ा, इसको इधर ले आते हैं, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ले आते हैं, ठीक है। इधर भी दोनों में AE और BE में फर्क है, डिस्टेंस में फर्क है, नजर आ रहा है, हाँ या ना? तो इसके अंदर क्या होगा कि जब मैंने AE माइनस BE किया, मुझे पता चला कि ये मेरे पास जो डिफरेंस आ रहा है ये हाफ वेवलेंथ के बराबर आ रहा है। अगर हाफ वेवलेंथ के बराबर ये डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब है, आप इस डायग्राम में देखो कि मेरे पास इसका क्रेस्ट इसके ट्रफ के साथ मिल रहा है, इसका क्रेस्ट इसके ट्रफ के साथ मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि यहां पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? अब जरा सुनो, इन शॉर्ट अब मैं इसको जो है ना थोड़ी सी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व कर रहा हूं इधर, जरा इधर देखो, ये ई पॉइंट जरा सुनना, लिसन टू मी, ये दोनों कंस्ट्रक्टिव थे, ठीक है, और ये डिस्ट्रक्टिव है। ये डिस्ट्रक्टिव इधर भी एग्जिस्ट करेगा, इस पर्टिकुलर रीजन में भी डिस्ट्रक्टिव एग्जिस्ट करेगा। यहां पे भी जो पार्ट डिफरेंस आएगा, यहां पे भी जो पार्ट डिफरेंस आएगा वो आएगा हाफ लैम्डा का। अग्रीड? अब जरा कैलकुलेशन करते हैं। ये हाफ लैम्डा का पार्ट डिफरेंस आया, यहां पर मेरे पास लैम्डा का डिफरेंस आया, तो इसका मतलब है क्या हुआ, पार्ट डिफरेंस अगर लैम्डा का है तो फेज डिफरेंस 0 का है और कंस्ट्रक्टिव हो रही है। अब जरा सुनो, इसी के बराबर में यहां पर अगेन मेरे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। यहां पर जब डिस्ट्रक्टिव, अब एक चीज नोटिस करो, यहां से लेकर जो यहां तक का मेरे पास जो इनके बीच में जो डिफरेंसेस चलते आ रहे हैं, एक पैटर्न है। वो पैटर्न ये है कि जितने भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो पोजीशंस हैं वो सारे ऑड नंबर ऑफ हाफ लैम्डा होंगे। यानी कहने का मतलब है, मेरा कहने का मतलब है, अगर ये हाफ लैम्डा है, ये लैम्डा है, इधर कितना हो जाएगा, इसी लैम्डा के अंदर हाफ और ऐड करो, कितना हो जाएगा, 3/2। यहां पे हो जाएगा 3/2 लैम्डा डिस्ट्रक्टिव, 3/2 लैम्डा डिस्ट्रक्टिव। उसके बाद इधर कितना आएगा, 2 लैम्डा कंस्ट्रक्टिव। फिर कितना आएगा, फिर आ जाएगा 5/2 लैम्डा, इधर क्या आएगा, डिस्ट्रक्टिव। फिर इधर कितना आएगा, 3 लैम्डा पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव। यू गेट दिस आइडिया? अगर ये काउंटिंग मेथड अगर आपको समझ में आ गया तो इसकी जो पूरी की पूरी जो समरी है, वो समरी मैं आपके सामने इधर प्रेजेंट कर लेता हूं, ये वाली, जनरल रूल्स फॉर 2 सोर्सेज इन फेज। लिख लो इसको। If 2 sources are in phase, if part difference is a whole number of wavelength, 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda या 0, ठीक है, constructive interference will be observed. और destructive के लिए if part difference is an odd number of half wavelength, आप देख सकते हो odd number of half wavelength किस तरीके से, 1, 3, 5, 7, 9, odd number of का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ये बात समझ में आ गई? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल बी ऑब्जर्व्ड। यहां तो बात समझ में आई। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, मेरा आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल है, मुश्किल सवाल है वैसे। ये तब था जब दोनों जो मेरे पास सोर्सेज हैं वो 100% इन फेज थी, जैसे A एंड B थी शुरू में, सही है। व्हाट वुड हैपन अगर मेरे पास A और B जो सोर्स है वो शुरू में ही 180 आउट ऑफ फेज हो? ये पूरा का पूरा गेम उल्टा हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये होगा, अगर जरा सुन लो, फिर ये होगा कि अगर मेरे पास 2 सोर्सेस कंप्लीटली आउट ऑफ फेज है, डेड सेंटर वाली जो पोजीशन आएगी, इधर मेरे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, फिर जो ऑड नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ वाली पोजीशन आएगी उधर कंस्ट्रक्टिव होगी, होल नंबर वाली पोजीशन में डिस्ट्रक्टिव होगी, यानी पूरा का पूरा गेम ही स्वैप हो जाएगा। समझ गए? अगर इन फेज है शुरू में ये वाला अप्लाई होगा, अगर आउट ऑफ फेज है इसी को उल्टा कर दो, यानी इसको उठा के ऐसे कर दो। समझ गए? इज दैट क्लियर? क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? जी बेटे। Okay guys, so I hope you understood this concept, and I think
This is enough for today at least. Dismissed.